वंस अगेन वेलकम बैक। खैरियत से हैं? ठीक है आप लोग? गाइस डायग्राम में देख रहे हैं अब हमने क्या तब्दीली की। डेटा सेंटर्स के अंदर अवेलेबिलिटी सेट के साथ भी हमने डायग्राम ऐड कर दी। अब आपको पता है, मालूम है, आज का टॉपिक रीजनल पेयरिंग है। रीजनल पेयरिंग शुरू करने से पहले आप ये देखें कि जियोग्राफी अब हमें अंदाज़ा है। इंडिया, यूएस, ठीक है, इन सब के अंदर ये कंट्री है और उस कंट्री में रीजन्स हैं, उन कंट्रीज़ में रीजन्स हैं, ठीक है। इंडिया, सेंट्रल यूएस, उसका एक रीजन, दूसरा रीजन, उन रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, उन जोन्स के अंदर डेटा सेंटर्स हैं, डेटा सेंटर्स के अंदर अवेलेबिलिटी सेट्स मौजूद हैं। ये किताब से ली हुई एक डायग्राम है जिससे हमें वाज़ेह हो रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की जियोग्राफी वाली डायग्राम अब हमें समझ आ रही है और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे लगे। ओके, हमने हाल ही में वीडियोस में डिस्कवर किया और वर्चुअलाइज मेथड से उन डेटा सेंटर्स को एक्सप्लोर किया। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ये इनकरेज करेगा हमें, अच्छा लगेगा अगर इनकरेजमेंट के साथ हम कोर्स में जुड़े रहें। मिसाल के तौर पे एज्योर स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, यूएसए की जियोग्राफी में अब हम ले रहे हैं। अब आप देखें, जब हम जियोग्राफी का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें अब आपको अंदाज़ा है वो सेंट्रल ईस्ट सारे उसके रीजन्स आ गए। इंडिया की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा है कि अब वो किस लेवल की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल यूएस पर आते हैं। फर्ज करें हम अमेरिका के सेंट्रल यूएस में एक डेटा रख रहे हैं और वो डेटा किसी भी सर्वर पे वहाँ डिप्लॉय हो गया। अब अगर किसी वजह से वो पूरा सेंट्रल यूएस, जिसमें बहुत सारे शहर, बहुत सारे डेटा सेंटर हो सकते थे, किसी वजह से, किसी भी रीज़न से वो कनेक्टिविटी में नहीं है, तो क्या होगा? इस सिनेरियो में आता है रीजनल पेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो क्या होगा? उस अमेरिका की जियोग्राफी में ईस्ट यूएस का जो सेंट्रल नहीं है, जो ईस्ट यूएस डेटा सेंटर्स हैं, वहाँ से रीजनल पेयरिंग होगी और उस रीजनल पेयरिंग की फ़ायदे से, मदद से हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट कॉपी होगा ईस्ट यूएस में और हमें एक्सेस करने में दुश्वारी नहीं होगी। अगर बैकएंड पे कोई रीजन एक्सेसिबल नहीं है तो रीजनल पेयरिंग की बदौलत हम डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, और माइक्रोसॉफ्ट ये प्रेफर करता है कि एटलीस्ट 300 माइल्स का फिजिकल डिस्टेंस हो उनके रीजन्स के अंदर। पेयर्ड रीजन्स की अगर हम बात करें तो कुछ फ़ायदे हैं। पहले तो हमें मालूम हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट की तरजीह है कि 300 माइल्स के दरमियान हो। अब 300 माइल्स किलोमीटर में कितना हुआ? अगर हम कराची में हैं तो अंदाज़ा लगाएं और कैलकुलेट करें, अंदाज़ा होगा 300 माइल्स। फिजिकल आइसोलेशन के अंदर डेटा सेंटर सेपरेट रखे गए ताकि पावर आउटेज से बचें, नेचुरल डिजास्टर से बचें, और वैसे तो बहुत रेयर केस है लेकिन पॉसिबल तो है, इसलिए इसकी फिजिकल आइसोलेशन जैसी टर्मिनोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन की है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड रेप्लिकेशन। अच्छा, जब हम हार्ड ड्राइव सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना हमारी वर्चुअल मशीन्स के लिए, तो वहाँ हमें ऑप्शन देता है। तो अगर हम उन ऑप्शंस में जियो रिडंडेंट स्टोरेज का इंतखाब करें, वो सिलेक्ट करें, तो क्या होगा कि वो जो हमारा पेयर रीजन है, तो उस कंडीशन में हमारा जो डेटा है वो ऑटोमेटिक दूसरे रीजन में रेप्लिकेट होगा, कॉपी होगा। ओके, अगर हम GRS का सिलेक्शन करें दौरान मशीन बनाते हुए, रीजन इन रिकवरी ऑर्डर इन द इवेंट ऑफ ब्रॉड आउटेज, अगर बहुत बड़ी आउटेज होती है, खुदा न खास्ता इस इतने बड़े पैमाने पे कोई मुसीबत आती है, तो रिकवरी ऑफ वन रीजन इज प्रायोरिटाइज आउट एवरी पेयर। एक रीजन की मतलब वो फिर तरजीहात बेस पर काम होगा। Applications that are deployed across paired regions are guaranteed to have one of the regions recovered with priority। अंदाज़ा हो रहा है जो एप्लीकेशंस हमारे, जो रीजन्स पेयर्ड हैं आपस में, उनके साथ हो रही है तो वो रिकवर्ड होने की तरजीहात पर होगा। इफ़ एन एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड अक्रॉस रीजन्स दैट आर नॉट पेयर्ड, ठीक है, जो पेयर्ड नहीं है, तो रिकवरी माइट बी डिलेड, वो फिर डिले होगा डेफिनेटली। समझ आ रहा है हमें, क्योंकि जियोग्राफिकली हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से समझ आ चुकी हैं। अब अगर मैंने आपको यहाँ वाजे किया, अगर हम सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, सेंट्रल इंडिया एक रीजन है और हमने GRS के थ्रू डेटा लगाया है। GRS यानी वो डेटा ऑटोमेटिक पेयर हो जाए, हमें पेयरिंग की टेंशन नहीं लेनी। अगर हम GRS सेलेक्ट करेंगे तो उस रियासत के, उस जियोग्राफिक मुल्क के अंदर वो डेटा रीजन्स में रेप्लिकेट हो जाएगा, रीजनल पेयरिंग होगी, बाय डिफॉल्ट होगी। पहली बात सिक्वेंशियल अपडेट्स पे आ रही है कि अगर सेंट्रल इंडिया डाउन होगा या मेंटेनेंस पे होगा तो साउथ इंडिया से डेटा हम एक्सेस कर रहे होंगे। साउथ इंडिया जब मेंटेनेंस पे जाएगा तो सेंट्रल इंडिया
मेंटेनेंस पे नहीं होगा, यानी एक साथ मेंटेनेंस नहीं होगी, समझने वाली बात है। और हमें फ़ायदा समझ आ रहा है कि प्लान्ड एज्योर सिस्टम अपडेट्स, जो भी अपडेट्स होंगी वो सिक्वेंशली होंगी, साइमल्टेनियसली नहीं होंगी। ओके, टू मिनिमाइज द डाउन टाइम, बग्स, लॉजिकल फेलियर्स के कोई लॉजिकल ग्रुपिंग खराब ना हो जाए, या बैड अपडेट भी आने की वजह से ये चीज़ें सिक्योर रहेंगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज जिसके सवालात बहुत सारे जहनों में मैंने सुने हैं और हमने उसको एड्रेस करा है माइक्रोसॉफ्ट की किताबों से निकाल के, डेटा रेजिडेंसी। A region resides within the same geography as its peer, with the exception of Brazil South, to meet data residency requirement of tax and law enforcement and judiciary purposes, right? अब डेटा रेजिडेंसी में क्या है, आप अगर फर्ज करें इंडिया की एग्जांपल हम ले रहे हैं, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, अगर कोई डेटा उनकी कंपनी का है और उन्होंने सेंट्रल इंडिया और इंडिया की ज्योग्राफी सेलेक्ट करी है, तो वो डेटा उस ज्योग्राफी से उस ज्योग्राफिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाएगा। ओके, यानी जो पेयरिंग होगी साउथ इंडिया की, अगर पेयरिंग होगी तो वो ईस्ट यूएस से नहीं होगी, वो ईस्ट साउथ इंडिया की सेंट्रल इंडिया से पेयरिंग होगी। क्यों होगी? टैक्स के कवानीन, लॉ इन्फोर्समेंट का डेटा, ये हसास डेटा, ये अगर बाहर जाएगा तो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ है, ये एक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के कवानीन वहाँ लागू नहीं होते, वहाँ के कवानीन यहाँ नहीं है। अब इससे ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर इस लेवल का डेटा हमारे पास इन सर्वर्स पर मौजूद होगा तो हमारे मुल्कों में भी इनके डेटा सेंटर्स होने चाहिए। ऐसे ही है, उससे क्या होगा कि हमारे अपने डेटा, हमारा अपना निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर ही रहे और उन पर हमारे तमाम टैक्स के, लॉ इन्फोर्समेंट्स के या जुडिशनरी के, जजेस के, वो सारे मामला एक बाउंड्री के अंदर ही हों तो वो ज़्यादा मुनासिब है। और डेटा रेजिडेंसी इस बात को इंश्योर कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि वो डेटा आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाएगा जब तक एंड यूज़र हम उसे कॉन्फ़िगर करके नहीं भेजें। ओके, इसके अलावा कुछ रियासतें, कुछ माइक्रोसॉफ्ट के रीजन्स हैं वो यूनिक हैं, इसलिए उनको अलग कैटेगराइज के, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर हमें ये मालूम करना हो कि सेंट्रल इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है, या ईस्ट यूएस की बाउंड्री कहाँ तक है, या स्विट्जरलैंड की बाउंड्री कहाँ तक है, तो उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट की इस वेबसाइट पर जाएंगे, जिसको आप गूगल पे लिखें क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन, तो हमें ये वेबसाइट मिल जाएगी। एशिया पैसिफिक में देखें तो ईस्ट एशिया जो है वो हांगकांग में, जिसका साउथ एशिया सिंगापुर में, ठीक है, ये एक ज्योग्राफिकली एक बाउंड्री है। ऑस्ट्रेलिया हमें समझ आ रहा है, चाइना आप देख सकते हैं। यूरोप की एग्जाम्पल देखें, नॉर्थ यूरोप आयरलैंड में, वेस्ट यूरोप नेदरलैंड्स में, फ्रांस सेंट्रल, फ्रांस साउथ। ओके, मजीद पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट आप इस वेबसाइट पर हम देख सकते हैं। तो हमें कुछ कंक्लूजन समझ आते हैं। अ रीजनल पेयर कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स विद इन द सेम जियोग्राफी, है ना, एक ही जियोग्राफी में दो रीजन होंगे तो उसको पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। वही बात कर रहा है कि दोनों एक वक्त में पेयर मेंटेनेंस में ना जाएं, भले वो प्लान मेंटेनेंस क्यों ना हो। अगर कोई आउटेज बहुत सारे रीजन्स को अफेक्ट करता है तो एक रीजन, एक पेयर में हमेशा तरजीह पे रिकवर किया जाएगा। एजूर प्रोवाइड सेवरल स्टोरेज सॉल्यूशंस टू टेक एडवांटेज, है ना। सारी बातें देखें वही है जो हमने डिस्कस करी। GRS हमने अगर लगाना है तो क्या फ़ायदा होगा। आखिर में एक जो लास्ट जुमला है, नॉट ऑल एजूर सर्विसेज ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट डेटा। देखें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता, यही चीज़ें तभी हम पढ़ रहे हैं कि हमने ऐसी कौन सी सेटिंग करनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट किस लेवल की क्रिटिकल है, तो उस लिहाज से हम सेटिंग करके अपने डिजास्टर या रिकवरी ऑप्शंस हों। तो एजूर सर्विसेज ऑटोमेटिकली फॉल बैक फ्रॉम अ फेल्ड रीजन टू इट्स पेयर। इन सच केसेस रिकवरी एंड रेप्लिकेशन मस्ट बी कॉन्फिगर्ड बाय द कस्टमर। यहाँ कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट हमें कह रहा है, हम माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर हैं, रेंट पे उनकी सर्विस ले रहे हैं, तो हम अपने कस्टमर्स के लिए उसको कैसे डिज़ाइन करें ये हम पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब हम हार्ड ड्राइव का सिलेक्शन कर रहे होंगे तो GRS के क्या फ़ायदे वो हम स्टोरेज में और डिटेल में प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। यहाँ तक पेयरिंग का समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? यस, ओके। तो वाजे ये हो रहा है, हमने बातों बातों में अभी 3 पेयर्स, यूनिक पेयर्स की बात करी थी, वो कौन से, आइए तवज्जो देते हैं। गाइस सबसे पहले स्पेशल एजूर रीजन्स हैं, US गवर्नमेंट वर्जीनिया और लोवा के। ये फिजिकल और लॉजिकल नेटवर्क्स जो है ना, ये पूरे एजूर के नेटवर्क से आइसोलेटेड है। US गवर्नमेंट एजेंसीज और पार्टनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें सिर्फ वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं जो US स्क्रीन पर्सनस हैं। अब US स्क्रीन पर्सनस आप जानते होंगे, यानी जो
लो इन्फोर्समेंट या वो डेटा क्रिटिकल जो समझते हैं, उन्हीं तक ये महदूद सर्वर्स रीजन्स काम कर रहे हैं। चाइना की बड़ी ख़ास एग्जांपल है, चाइना ईस्ट और चाइना नॉर्थ ने क्या किया है, ये दो रीजन्स आर अवेलेबल थ्रू अ यूनिक पार्टनरशिप। इसके अजीब यूनिक पार्टनरशिप कह लें बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट एंड ये कंपनी 21 वायनेट। माइक्रोसॉफ्ट इन सर्वर्स को डायरेक्ट मैनेज नहीं कर रहा, ये चाइनीज़ ही गवर्नमेंट या चाइनीज़ के जोग्राफिकली लोग मैनेज कर रहे, ये इस कंपनी के मातहत ये यूनिक पार्टनरशिप है। जर्मनी की एग्जांपल लें तो जर्मनी ने भी एक ऐसा मॉड्यूल, एक ऐसा एग्रीमेंट किया है कि उनका जितना भी डेटा है वो कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट नहीं कर रहा, वो उनकी अपनी एक डच टेलीकॉम कंपनी है टी सिस्टम्स, वहीं के थ्रू वो उन्हीं की तरह वो वही कंपनी मैनेज कर रही है जो उनकी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे पाकिस्तान की PTCL है। तो ये एक यूनिक पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है जो कि एजूर रीजन में जो हमें मालूम होना चाहिए। ओके ऑलराइट, तो गाइस हमें यहाँ तक अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट्स, रीजनल पेयरिंग, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, होपफुली आपको समझ आए हों। नेक्स्ट वीडियो से इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग अलग तरीक़ों से उनके लैब्स हैंड्स ऑन करनी है, यहाँ तक अच्छा सा तैयारी कर लें, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़।